हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज मैं अंशिता जिंदल इस वीडियो में तुम्हें करवाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 चारों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो 15 एमसीक्यूज पर चैप्टर हम करने वाले हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तीनों ही चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आज देखने वाले हैं। चारों चैप्टर्स की जो है तुम्हारी रिविजन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। तुम चारों चैप्टर्स की CUET 2025 के लिए जो रिविजन है वीडियो वो तुम चैनल से देख सकते हो। अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फटाफट से हमारी वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट 15 एमसीक्यू से, जो कि चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के रहने वाले हैं। फटाफट से हमारी वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से रहने वाला है। तो क्वेश्चन बोलता है, द शिफ्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी एंड अ थ्रेट फॉर दिस कंपनी। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है जिसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है कि एक जब डिमांड शिफ्ट हो गई सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस से, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी है उसके लिए थ्रेट है और जो जूस वाली कंपनी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो किस फीचर की बात यहाँ पे करी गई है? तो यहाँ पे हमें बात करी गई है डायनामिक फीचर की, कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, यानी कि वो चेंज होता रहता है, वो सेम टू सेम नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस कौन सी है? क्या उसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस होती है? ऑब्वियसली उसकी वजह से इंप्रूवमेंट होती है हमारी परफॉर्मेंस की। जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करती हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऑब्वियसली हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम चेंजेस के साथ लड़ाई भी कर पाते हैं। ये तीनों ही चीजें मेरी क्या है, इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की। हमारे पास दो लोग हैं, दे वांटेड टू वॉच अ मूवी। पहले उनको मूवी की टिकट बुक करने के लिए जो है लाइंस में लगना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो घर पे ही बैठ के जो है एक बटन पे क्लिक करके जो है अपनी जो मूवी की टिकट है उसको बुक कर सकते हैं। तो अब थिएटर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी गई है? टेक्नोलॉजिकल की। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट आई है जिसकी वजह से वो घर से ही टिकट बुक कर सकते हैं। विच कंपनीज ऑफ जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोहिबिट्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस का, क्या वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लीगल है या सोशल है, जो कि हमारे देश में एल्कोहलिक बेवरेजेस की एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है? देखो, जब कोई चीज प्रोहिबिट करी जा रही है इसका मतलब वो लॉ बन चुकी है, जिस लॉ को हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें जो है उसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है? लीगल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। जब भी किसी प्रोहिबिशन की, किसी लॉ की, किसी रूल की बात आ जाए, किसी कोर्ट की बात आ जाए, तो वहां पे हमारा लीगल एनवायरनमेंट लग जाता है। ठीक है। With the revolution taking place in the manufacturing of mobile phones with super class cameras, the business of cameras in the consumer market has taken a hit। तो कहते हैं अब फोन में इतने अच्छे कैमरा आने लग गए कि जो कैमरा का बिजनेस है वो तो कम हो गया है। ठीक है। तो हमें पता चलता है कि मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज डिवास्टेटेड द कैमरा इंडस्ट्री, कि मोबाइल फोन की वजह से जो हमारी कैमरा की इंडस्ट्री है वो खत्म होती जा रही है। अब ये कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, हमारे देश का कैसा रिलेशनशिप है बाकी के देशों के साथ, ये कौन सा उसका एलिमेंट है? क्या ये सोशल है, क्या ये इकोनॉमिक है, क्या ये लीगल है, क्या ये पॉलिटिकल है? देखो, ये कोई लॉ नहीं है। पहली चीज, ये कोई लॉ नहीं है कि हमारे देश का कैसा रिलेशन है किसी दूसरे देश के साथ। ठीक है। आज मोदी जी हैं तो मोदी जी अपने तरीके से रिलेशन बनाएंगे दूसरे देशों के साथ। कल को अगर कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कोई आ जाता है तो वो अपने हिसाब से जो है रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने जो है रिलेशन बनाती है फॉरेन कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है। कोई लॉ नहीं है कि तुम्हें कैसा रिलेशन बनाना है, तो लीगल एनवायरमेंट नहीं हो सकता। सोशल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, किसी पॉलिटिकल मुद्दे की बात हो रही है, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू हाफ ऑफ इंडियाज जीडीपी बट एम्प्लॉयज ओनली 1/3 ऑफ द वर्कफोर्स। सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन करती है, पर वहां पे जो है वर्कफोर्स नहीं है बिल्कुल भी। अब ये कौन से डायमेंशन की बात हो रही है? क्या ये पॉलिटिकल या लीगल की बात हो रही है? देखो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी लॉ नहीं है जो लॉ लागू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो ये पॉलिटिकल और लीगल तो नहीं हो सकता। ये हमारा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो जैसे ही जीडीपी की बात आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाएगी, पैसे के रिलेटेड कुछ भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड बात आ गई है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया है। यहाँ पे सोसाइटी की भी कोई बात नहीं करी गई है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। एक चीज याद रखना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किसी ना किसी इकोनॉमिक्स के वर्ड की यहाँ पे बात हो रही होगी। जैसे कि जीडीपी हमें पता है, ये पूरी की पूरी चीज इकोनॉमिक्स में ही तो हम पढ़ते हैं, इंडियन इको में हम पढ़ते हैं कि सर्विस सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, वर्कफोर्स में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट क्या नहीं है? ऑब्वियसली मनी सप्लाई। देखो मनी सप्लाई किसमें आएगी? इकोनॉमिक। पैसे की बात आ गई तो मतलब मनी सप्लाई, मतलब कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम सोशल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोशल है, कंजम्पशन हैबिट्स भी सोशल एनवायरनमेंट में आती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो है मनी सप्लाई वो सोशल एनवायरनमेंट में नहीं आता है। डैश इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज और कंडीशन, ठीक है। हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? हम बहुत अच्छे रिच देश है, हमारा पुअर है, ठीक है, यानी कि हमारा डेवलप्ड देश है या डेवलपिंग देश है, कैसा देश है वो चीज हो गई। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, या फिर हमारा सोशलिस्ट है, ठीक है, या फिर हमारा कैपिटलिस्ट है, ठीक है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है? आरबीआई की कैसी पॉलिसी है विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। Many businesses are using social media like Facebook and Twitter to promote themselves। कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस आजकल सोशल मीडिया का यूज करने लग गए हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो ये अब कौन सा एनवायरनमेंट है? फिर से कौन सा एनवायरनमेंट की डायमेंशन की बात हो रही है? तो यहाँ पे फिर से तुम देखो, कोई लॉ नहीं है कि तुम्हें सोशल मीडिया को यूज करना है, ठीक है। पैसे की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात हो रही है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। तुम्हें थोड़ा सा सोशल मीडिया से सोशल लग सकता है, पर यहाँ पे टेक्निकली बात किसकी हो रही है? टेक्नोलॉजी की। कि हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास पहले फेसबुक और ट्विटर, यानी कि जो कि आज की डेट में एक्स हो गया है, या इंस्टाग्राम, पहले ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी, तो कोई भी इनको यूज नहीं कर सकता था। आज की डेट में ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो हर एक बिजनेस आजकल क्या कर रहा है? इनको यूज कर रहा है अपनी खुद की जो है प्रमोशन करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एक जो है एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हमारी यहाँ पे हुई है। अगला क्वेश्चन मुझे बोलता है, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस। कह रहे बिजनेस एनवायरनमेंट में इतनी सारी इंटर रिलेटेड और डायनामिक कंडीशंस या फोर्सेज हैं, ठीक है ना। अब इसकी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एक ही बारे में पूरा समझ सके, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में समझते हैं, उसको एक बार में टोटलिटी में समझना बहुत मुश्किल है। ये कौन से फीचर की बात हो रही है? देखो हमें ये बोला गया कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी अलग अलग फोर्सेज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। एक का असर दूसरे पे होता है, दूसरे का असर तीसरे पे होता है। तो अगर मैं पूरे को एक बार में समझने लग गई, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं इसको तोड़ तोड़ के समझती हूँ कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी उसकी बात हो रही है? फीचर की। ये बात हो रही है कॉम्प्लेक्सिटी की। मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मैं उसको पूरे को इकट्ठा नहीं समझ सकती हूँ, मुझे उसको तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है। तो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी बात हो रही है। इन अ रिसेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। देखो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आ गया, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रूल कोई लॉ की बात हो गई तो वो मेरा पक्का लीगल एनवायरनमेंट होने वाला है, मैं आगे पढ़ भी नहीं रही हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है? हमारे कस्टम्स, यस, हमारी वैल्यूज, यस, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है मेरी आती हैं सोशल एनवायरनमेंट में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कार्बन पेपर इंडस्ट्री हैज एडवर्सली अफेक्टेड। अब ये फिर से एक नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी खराब हो गई, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? टेक्निकल एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मुझे पूछा गया है कि मेरे प्राइवेट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मेरी इकोनॉमी की बात करी गई है, तो ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा। डिस्पोजेबल इनकम, अरे यार फिर से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया, जीडीपी आ गया। मैंने तुम्हें बोला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तुम्हारे इकोनॉमिक्स के किसी एक चैप्टर का नाम ही ले रखा होगा, जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, ये तो तुम्हारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं यार, ठीक है ना, चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। लेजिस्लेशन तो बेटा जी सीधा सीधा लॉ बन जाता है, तो वो भी हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं हो सकता, वो लीगल एनवायरनमेंट होता है। एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, ये मेरा सही आंसर है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि जो भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका कैसा एटीट्यूड है हमारी पर्टिकुलर बिजनेस के टुवर्ड्स, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे 15 क्वेश्चन हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब हम बात करते हैं चैप्टर प्लानिंग। तो पहला क्वेश्चन मुझे बोलता है, डैश आर द रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे मुझे एक टाइप ऑफ प्लान पूछा गया है, ठीक है। जैसे ही स्टेप्स की बात हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात हो जाए, किसी लाइन टू लाइन, ठीक है, वन बाय वन चीज स्टेप्स की बात हो जाए, तो वहां पे मेरे पास आंसर क्या होता है? प्रोसीजर, ठीक है। ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, काम कैसे करना है वो चीज मुझे पॉलिसी बताती है, पर उस पॉलिसी का स्टेप बाय स्टेप जो रूटीन स्टेप्स होते हैं वो कौन बताता है? प्रोसीजर बताता है। क्या प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है? बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? इसका लिमिटेशन है कि प्लानिंग में बहुत टाइम लगता है यार, ऐसे नहीं कि एक दिन में प्लानिंग हो जाती है, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू प्लान समथिंग, ठीक है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये किसके साथ कंसर्न है? ये ऑब्वियसली प्लानिंग में होता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, कंट्रोलिंग में हम पास्ट को देखते हैं, प्लान्स को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। डायरेक्टिंग में हम डायरेक्शंस देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। व्हाट टू डू, क्या करना है कैसे करना है, ये मैं प्लानिंग में डिसाइड करती हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, इनमें से कौन सी चीज एक लिमिटेशन है? क्या प्लानिंग डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करती है? ये लिमिटेशन है, ये तो इंपॉर्टेंस हुई। इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। ये डायरेक्शन देती है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। तुम कितना भी प्लान कर लो, तुम कितना भी प्लान कर लो, तुम्हारे को जो है कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं मिल सकती। तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, और तुम्हें लॉसेस भी हो सकते हो, तुम फेलियर भी हो सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे क्यों डाले, ताकि तुम्हें मेरे वीडियो को देखते ही साथ के साथ तीन इंपॉर्टेंस भी जो है वो भी याद हो जाए, वो भी रिवाइज हो जाए कि हाँ, प्लानिंग की लिमिटेशन क्या होती है? टाइम कंज्यूमिंग है, डज नॉट गारंटी सक्सेस। और इंपॉर्टेंस क्या होती है? कि डायरेक्शन देता है, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो साथ साथ जो है तुम इंपॉर्टेंस भी इसकी रिवाइज करते रहो, ठीक है। सुधा एंड श्वेता वर ट्विन सिस्टर्स, वो ट्विंस थे। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, उन्होंने बिजनेस शुरू करने का सोचा। दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि उनको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पता थी, ठीक है। इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर देम एज दिस डिसीजन वाज टू गाइड ऑल देयर फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। ऑब्वियसली प्लानिंग गाइड्स फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। व्हाइल डिस्कसिंग द सेम विद देयर मदर दे गॉट अ न्यू आइडिया, उनको एक नया आइडिया मिला। बोथ द सिस्टर्स वर एक्साइटेड, उन्होंने इस आइडिया को शेप दिया, कॉन्क्रीट प्लान विद इन अ मंथ दे वर सक्सेसफुल इन स्टार्टिंग देयर क्लाउड किचन। तो यानी कि वो एक किचन स्टार्ट करना चाहते थे, वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, ठीक है। एंड उनको एक नया आइडिया मिला, दे गॉट अ न्यू आइडिया, उनको एक नया आइडिया मिला उनकी मम्मी से, और उन्होंने उस नए आइडिया पे काम किया अपनी प्लानिंग करने के बाद। तो यहाँ पे मुझे कौन सी इंपॉर्टेंस समझ आती है? क्या स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कोई स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने की बात नहीं करी गई है, उन्होंने जस्ट इतना बोला है, उनको एक नया आइडिया आया, उस नया आइडिया के बेसिस पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, ऐसी भी कोई बात नहीं करी गई है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है कि एक सिस्टर ऐसा करेगी दूसरा ऐसा करेगी, कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि ओवरलैप नहीं होगा। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसी भी बात नहीं करी गई है कि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन होगा। यहाँ पे क्या है? इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, एक नया आइडिया उनको आया, न्यू आइडिया आया, तो इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट यहाँ पे करा गया। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या होता है? पहली चीज, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारी क्या होती है? स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किसको बोला जाता है? स्ट्रैटेजी को बोला जाता है। उसमें क्या क्या आता है? स्ट्रैटेजी में हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हम जो है डिटरमाइन करते हैं। देखो, जहां पे भी तुम अपने नोट्स बनाओगे वहां पर ना बेटा तुम स्ट्रैटेजी, जो हमारा एक प्लान होता है, ठीक है, टाइप ऑफ प्लान होता है, उसके साथ या कोई भी टाइप ऑफ प्लान है, मैंने तुम्हें जब रिवीजन कराई थी तब भी बताया था कि मैं तुम्हें कुछ एक कीवर्ड्स बता रही हूँ, वो कीवर्ड्स लिखते रहो। यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी मेरा कीवर्ड है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मेरा टाइप ऑफ प्लान है, उसके लिए कीवर्ड्स लिखो। क्या कीवर्ड है? कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिखा आ जाए तो वो स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म आ जाए तो वो स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन भी हम इसी में करते हैं, और एलोकेटिंग रिसोर्सेज भी हम स्ट्रैटेजी में ही करते हैं। तो ये सारे क्या है? कीवर्ड्स है, कि इनमें से कुछ भी अगर लिखा आ गया, मेरा टाइप ऑफ प्लान क्या होगा? स्ट्रैटेजी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान? सिंगल यूज प्लान कौन सा है इनमें से? क्या वो बजट है, मेथड है, स्ट्रैटेजी है, रूल है? वो है हमारा बजट। ये बाकी तीनों हमारे क्या है? स्टैंडिंग प्लान्स है। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया तुम्हें क्या क्या जो है कीवर्ड्स लिखने हैं। बजट में पैसे से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो ज्यादातर वो बजट होता है, ठीक है। मेथड क्या है? पूरा जो मेरे प्रोसीजर के जितने भी स्टेप्स होते हैं, हमारा जो प्रोसीजर होता है उसके जितने भी स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप का जो डिटेल होता है वो क्या होता है? एक मेथड होता है, ठीक है। और रूल क्या है? रूल हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको अगर फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। डैश डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर, एग्जैक्ट मैनर फिर से क्या हो गया? मेरा प्रोसीजर, की तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीज बताई जा रही है। अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। पहले एक प्लान बनाया, फिर दूसरा प्लान बनाया, फिर और प्लान बनाया, फिर और प्लान बनाया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कि प्लानिंग कंटिन्यूअस है, लगातार करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते। एक प्लान बनाया छोड़ दिया नहीं, पहले एक बनाया, फिर इंप्लीमेंट किया, फिर दूसरा बनाया, और फिर उसके बाद फिर उसको इंप्लीमेंट किया, फिर दूसरा बनाया। तो प्लानिंग कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते। Which limitation highlighted here? Once plans decided the future course of action and managers may not be in a position to change it. कहते हैं एक बार तुमने प्लान कर लिया, एक बार तुमने अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो है तुम्हारे मैनेजर्स जो है उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकता, यानी कि वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि तुम्हारा एनवायरमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, तो वो डायनामिक होता, अगर कुछ चेंजेस आ जाते तुम्हारे एनवायरमेंट में तो वो डायनामिक होता, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है? जो मैनेजर है वो चेंज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये रिजिडिटी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा प्लानिंग प्रोसेस का? प्लानिंग का मेरा प्रोसेस क्या होता है? एस डाइज इफ, ये मेरा प्लानिंग का पूरा प्रोसेस होता है। तो एस जो है ये मेरा पहला स्टेप होता है। एस से मेरा क्या है यहाँ पे? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव तो यहाँ पे आता है, ठीक है। पहला क्या होता है मेरे पास? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है।
डैश स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग तुम कब करते हो? जब तुम ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो, प्लान को इंप्लीमेंट करते हो, प्रेमिसेस को डेवलप करते हो, या सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हो। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग तुम तब कर रहे हो जब तुम कोई एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे तुमने फाइनल कर लिया है कि इसी तरीके से मैं काम करूंगा, और फिर उसके बाद तभी उसी प्लान को तुम इंप्लीमेंट करते हो। तो एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग कब करते हो? जब किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो। Dash is a standardized way or manner of performing a routine activity considering its objectives. कह रहे हैं एक स्टैंडर्डाइज्ड वे या मैनर क्या है रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का। स्टैंडर्डाइज्ड वे पूछा है या फिर मैनर पूछा है रूटीन एक्टिविटी को करने का। देखो तो जब भी स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड यहाँ पे लिखा आ जाए, स्टैंडर्डाइज्ड वे मुझे यहाँ पे लिखा आ जाए, तो वो मेरा क्या होता है? मेथड होता है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा क्या होता है? प्रोग्राम हमारा सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोसीजर हमारा क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। रूल हमारे क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं। डैश इज अ जनरल रिस्पॉन्स। अब जनरल रिस्पॉन्स बोला गया है टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सोल्यूशन और सिचुएशन, ठीक है। तो जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला गया है। अगर कुछ स्पेसिफिक होता तो यूजुअली वो मेरी या तो स्ट्रेटेजी होती है, पर जनरल जब भी आ जाए, जनरल का आंसर क्या होता है? पॉलिसी। तुम फिर से कीवर्ड लिख लो, जब भी जनरल रिस्पॉन्स पूछा जाए तो वो मेरी क्या होती है? पॉलिसी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है? हमारा स्ट्रेटेजी होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स। ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में बात करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फीचर पूछा है? हमें टेक्निकली ये पूछा जा रहा है, तो फ्यूचर से हमारा क्या होगा? फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। हमें बोला गया कि प्लानिंग के अंदर तुम फ्यूचर इवेंट्स के लिए जो है कुछ ना कुछ प्लान करते हो, ठीक है, ताकि तुम बेस्ट एडवांटेज ले सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कौन सा फीचर है यहाँ पे जो फ्यूचर से रिलेटेड है? वो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात नहीं हो रही, अचीविंग ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही, प्राइमरी फंक्शन की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। तो फ्यूचर से मेरा सीधा आंसर क्या होना चाहिए? फ्यूचरिस्टिक। देखो मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे एक एक कीवर्ड तुम अपने क्वेश्चन में से ढूंढ सकते हो और उसी कीवर्ड को तुम यहाँ पे मैच कर सकते हो अपने एमसीक्यू के साथ। उल्टा भी कर सकते हो कि यहाँ से कीवर्ड उठाया, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक उठाया, मिल रहा है तो ठीक है, फ्यूचरिस्टिक होगा। डिसीजन रिलेटेड कोई कीवर्ड ऊपर तुम्हें दिख रहा है तो वो हो सकता है। तो कीवर्ड्स के बेसिस पे भी अगर तुम एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प उसमें हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। तो अब ऑर्गेनाइजिंग के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें फंक्शंस यानी कि जॉब्स के, काम के बेसिस पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है? तो देखो जब भी फंक्शनल की बात आएगी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि फंक्शनल की जब भी बात हो रही होगी तो डिपार्टमेंट वर्ड यूज हो रहा होगा, डिपार्टमेंट्स की बात हो रही होगी, ठीक है। मैं तुम्हें बार बार कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना सिखा रही हूँ कि कैसे एक एक कीवर्ड से तुम अपने एमसीक्यूज का आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें तुम्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करी गई है, तो यहाँ पर ये जो है पक्का फंक्शनल की बात हो रही होगी। यहाँ पे भी 2 और मोर डिपार्टमेंट्स की बात करी गई है, तो यहाँ पे भी पक्का फंक्शनल की बात हो रही होगी, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर भी बात करी गई परस्यूड बाय अ फंक्शनल हेड, तो यहाँ पे तो तुम्हें सीधा फंक्शनल का फंक्शनल ही लिख के दे दिया। फिर से एक कीवर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि मेरा मैच हो रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। मेरा आंसर क्या होगा? ए में तुम्हें डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस की बात नहीं करी गई होगी, क्योंकि हमें फंक्शनल की बात जहां पे नहीं करी गई वही बताना है। तो इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर में बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की, फंक्शन की बात नहीं करी गई, तो ये मेरा फंक्शनल जो है वो नहीं होगा। ये मेरा कौन सा होगा? डिविजनल। डिविजनल में होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन करी जाती है, तो ये डिविजनल की बात है। बाकी तीनों फंक्शनल वाला जो स्ट्रक्चर है उसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। Which organizational structure is suitable for a business having a large variety of products? जब large variety of products होंगे तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। एक चीज याद रखना, फंक्शनल स्ट्रक्चर हर जगह होता है, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो कंपनी के पास, चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हर किसी के पास होगा, पर डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ उसी के पास होगा, उसी कंपनी में होगा जहां पे लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, सिर्फ वही डिविजनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म जस्ट बिफोर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजिंग का मेरा प्रोसेस क्या होता है? आइडिया से मैंने निकाला है IDAE, आइडिया से ई को पीछे कर दिया, ए को आगे ले गया, IDAE, ठीक है। तो ई से पहले क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, तो ए आएगा मेरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, खत्म। देखो यहाँ पे तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है कि पूरा प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तुम्हें एक्रोनियम याद करो, ई से पहले ए आएगा तो ए आ गया, मेरा आंसर खत्म हो गया, ठीक है ना।
विच ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंजेस, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चेंज रेजिस्ट करता है, वो होता है मेरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चेंज रेजिस्ट किया जाता है, जहां पर लोग जो हैं चाहते हैं कि हम तो भैया जी साथ मिलकर जो है एज ए ग्रुप ही काम करेंगे, हमें अगर कोई चेंज रेजिस्ट करना होगा हम साथ मिलकर एज ए ग्रुप बोलेंगे कंपनी को हम ये चेंज नहीं चाहते। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं हो सकता, फॉर्मल में तुम्हें तुम्हारे बॉस ने जो बोल दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, बट इनफॉर्मल में तुम अपने बॉस के खिलाफ जा सकते हो अपने इनफॉर्मल ग्रुप के साथ मिलके। तो इनफॉर्मल रेजिस्ट चेंजेस, फॉर्मल डज नॉट रेजिस्ट चेंजेस, ठीक है। When decisions taken by the lower levels are numerous as well as important, an organization can be regarded as, कहते हैं जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल बहुत सारे डिसीजन ले रहा है और लोअर लेवल इंपॉर्टेंट वाले डिसीजन ले रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, वो होगा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड में लोअर लेवल को काम नहीं दिया जाता, डिसीजन नहीं दिया जाता, डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल नहीं कर सकता, सिर्फ टॉप लेवल ही कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डिसीजन कौन ले रहा है, लोअर लेवल ले रहा है, तो आंसर क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इंप्लाई कॉन्सेंट्रेशन किसके पास होती है पावर की, अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है तो पावर किसके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, ठीक है। फ्लोर लेवल और लोअर लेवल का तो सेम ही मतलब होता है, और मिडिल लेवल के पास भी नहीं होती, पावर किसके पास होती है सेंट्रलाइजेशन में, एपेक्स ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। It refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. Which element of delegation is being referred to in the above situation? कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का राइट है कि अपने सबॉर्डिनेट को वो जो है ऑर्डर दे सकता है और वो एक्शन भी ले सकता है, यानी कि उसके पास एक एसेट है, क्या एसेट है कि उसको कुछ पावर मिली हुई है, तो ये क्या है, उसकी अथॉरिटी, ठीक है। एक चीज याद रखना, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके लिए लाइबिलिटी है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, पर अथॉरिटी में आपको क्या है, पावर लेने, एक्शन लेने की पावर है, तो ये एक तरीके से आपका एक एसेट है, ठीक है। तो आप अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर भी दे सकते हो और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो, तो ये मेरी क्या होगी, अथॉरिटी होगी, ठीक है। कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कानपुर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट नोएडा एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एट गाजियाबाद। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द कंपनी शुड अडॉप्ट टू अचीव द टारगेट। तो कहते हैं कंपनी के पास फंक्शनल डिवीजन, तो फंक्शनल बेसिस पे स्ट्रक्चर तो पहले से ही है कि उसके पास अलग अलग जो है तुम्हारे ऑफिस भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, कंपनी के पास ये सारी चीजें तो हैं, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो पहले से ही है। अब कंपनी जो है वो अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रही है, तो विच स्ट्रक्चर द कंपनी शुड अडॉप्ट, कंपनी को कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो कौन सा अब अडॉप्ट करना चाहेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहेगी, ताकि वो मल्टीपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जो है डिवीजन कर सके। यहाँ पे तुम्हें फॉर्मल नहीं, फंक्शनल वाला तो उसके पास पहले से है। यहाँ पे तुम्हें लगेगा कई बार आंसर कि यार फंक्शनल आंसर हो सकता है, पर फंक्शनल नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि फंक्शनल तो पहले से है। हमें पूछा है अब वो कौन सा अडॉप्ट करे, तो फंक्शनल तो पहले से अडॉप्ट कर रखा है, अब वो कौन सा अडॉप्ट करे, डिविजनल अडॉप्ट करे, ताकि अलग अलग कंज्यूमर प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग डिवीजन बनाए और अपना गोल, अपने टारगेट पूरे कर सके। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इनमें से कौन सी चीज ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, रोल क्लैरिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अडैप्टेशन टू चेंज। क्या कहते हैं कि जब तुम ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रोल क्लैरिटी होगी, ऑब्वियसली सबको अपनी ड्यूटी पता चल जाएगी, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगी, यस, जब तुम ऑर्गेनाइजिंग करोगे, डिपार्टमेंट बनाओगे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे तुम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकते हो। अडैप्टेशन टू चेंज होगा, यस, ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी विच विल अडैप्ट टू द चेंज वेरी क्विकली। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होती, वो किस में होती है, स्टाफिंग में होती है। तो ये आंसर मेरा होने वाला है। Dash arises from a superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty। कह रहे हैं कि सबॉर्डिनेट को अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, अगर सबॉर्डिनेट अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है तो मतलब कि सबॉर्डिनेट को ड्यूटी से तुम ये देख सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी कीवर्ड है, तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डैश इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल, आंसरेबल से मेरा कीवर्ड क्या है, अकाउंटेबिलिटी। कीवर्ड देखो, कीवर्ड के बेसिस पे आंसर करो। एक्शन लेने की पावर है तो यानी कि अथॉरिटी, ड्यूटी है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही है यानी कि अकाउंटेबिलिटी, आंसर अकाउंटेबल, ठीक है। कीवर्ड देखो, आंसर मार्क करो, आगे चलो, बहुत कम टाइम मिलेगा तो बहुत कम टाइम में मुझे आंसर करके आगे जाना है। लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, लास्ट स्टेप क्या होगा, IDAE, ई मुझे देखना है, ई मेरा यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, काम खत्म। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो इनफॉर्मल का एडवांटेज होगा वो फॉर्मल का क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। इनफॉर्मल का एडवांटेज क्या है, इट एनहांसेस एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फैक्शन, तो मुझे पहला ही आंसर मिल गया। इनफॉर्मल में क्या होता है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है एक एम्प्लॉय की, क्योंकि अब वो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और वो उसमें अपने लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ पाता है और वो बहुत खुशी से अपना काम कर पाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड नहीं करता, ये एडवांटेज है, किसकी एडवांटेज है, फॉर्मल की। फॉर्मल वाला जो है वो स्टेबल होता है, इनफॉर्मल
इनफॉर्मल वाला जो है अनस्टेबल होता है, ठीक है। लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ये भी एडवांटेज है किसकी, फॉर्मल की। फॉर्मल वाले में होता है गोल्स पूरे हो पाते हैं, इसमें नहीं होता, ठीक है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ये भी किसका एडवांटेज है, फॉर्मल का एडवांटेज है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता। इसमें तो उल्टा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी होगा, अनस्टेबल भी होगा, गोल्स भी पूरे करने वाला कोई काम इसमें होगा नहीं। इसका ये तीनों तो इसकी लिमिटेशन है, इनफॉर्मल की ये तीनों तो लिमिटेशन है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉय की बिलोंगिंगनेस बढ़ती है, लाइक माइंडेड लोग उसको मिलते हैं तो एम्प्लॉय खुश होता है। तो ये इनफॉर्मल की एडवांटेज है, बाकी तीनों फॉर्मल की एडवांटेज है। Which type of organizational structure is the most suitable when the size of organization is large and is producing one line of product? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत लार्ज है और वो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है हमें लगना चाहिए? तो देखो, जब एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो वो डिविजनल नहीं हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऐसा कुछ होता नहीं है, बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल हो नहीं सकता, क्योंकि डिविजनल तो आंसर नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, फंक्शनल मेरा आंसर होना चाहिए। Which of the following is a disadvantage of divisional structure? तो फिर से अगर कहीं पे डिपार्टमेंट वगैरह की बात हो गई तो वो तो फंक्शनल होगा, वो तो डिविजनल नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट की बात हो रही है, डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो ये तो फंक्शनल होगा, ये तो डिविजनल नहीं होगा। जब भी मैंने तुम्हें बता दिया कीवर्ड आ रहा है डिपार्टमेंट्स, तो वहां पे जो है फंक्शनल है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही टॉप, मिडल और लोअर लेवल जो मेरी मैनेजमेंट होती है, तो मिडल लेवल के साथ हमेशा कीवर्ड जुड़ा हुआ होता है डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कीवर्ड जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट्स। तो मोर एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल है। लीड्स टू इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल वाले का डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिविजनल वाले का डिसएडवांटेज क्या होगा, कंफ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स, या फिर लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। देखो यहाँ पे तुम्हें वैसे भी डिवीजन डिवीजन कीवर्ड देखने को मिल रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, कीवर्ड देखोगे आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। डिविजनल डिवीजन, तो अलग अलग डिविजन्स में लड़ाई हो सकती है कि तुझे ज्यादा फंड्स मिल गए, मुझे कम फंड्स मिले, उसके बेसिस पे लड़ाई हो सकती है, उसकी यहाँ पे बात करी गई है। ये मेरा आंसर होने वाला है। अगले लास्ट 15 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं चैप्टर स्टाफिंग के, जिसके बाद हम वीडियो को कर देंगे खत्म। पहला क्वेश्चन स्टाफिंग वाले चैप्टर का हमें क्या बोलता है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। देखो, स्टाफिंग में हम क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं, ट्रेनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। सर्च किस में कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं। अभी हम एम्प्लॉइज को जो है सिलेक्ट नहीं कर रहे, ट्रेन नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ सर्च कर रहे हैं। तो सर्चिंग जब भी लिखा आएगा तो वहां पे कीवर्ड तुम्हारा सर्चिंग से क्या आएगा, रिक्रूटमेंट। सर्च करना, स्टिमुलेट करना किसमें करा जाता है, रिक्रूटमेंट में किया जाता है, ठीक है। एचआरएम किससे ब्रॉडर है, स्टाफिंग से। एचआरएम में तो हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर स्टाफिंग में तुम मेनली सिर्फ क्या करते हो, पहले रिक्रूटमेंट करते हो, फिर सिलेक्शन करते हो, फिर ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद स्टाफिंग का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हर रोज एम्प्लॉइज को देखना, उनकी लड़ाइयां सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको सोल्यूशन देना, वो सारा काम एचआरएम का होता है, जो कि स्टाफिंग का नहीं होता है। तो एचआरएम ब्रॉडर है स्टाफिंग से, ठीक है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है, तुम अपनी ही कंपनी के अंदर से ही लोगों को जो है ट्रांसफर कर देते हो या प्रमोट कर देते हो। उसकी लिमिटेशन इनमें से कौन सी नहीं है। उसकी लिमिटेशन क्या होती है कि एम्प्लॉइज लिथार्जिक हो जाते हैं, उनको लगता है आज उसकी प्रमोशन हो गई, कल मेरी हो जाएगी। ये बहुत सस्ता भी है, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेशन तो नहीं है। तो ये क्या एडवांटेज है, इंटरनल सोर्स की एडवांटेज है कि ये बहुत सस्ता है, ठीक है। ये एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी भी कम कर सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एम्प्लॉइज को लगेगा प्रमोशन तो मिल ही जाएगा ना मुझे। कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉइज को फिर से लगेगा मुझे तो प्रमोशन मिल जाएगा, ये कौन सा बाहर से किसी को रिक्रूट करेंगे, मुझे ही प्रमोट करेंगे, हो जाएगा। तो कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, लिथार्जिक भी एम्प्लॉइज बन जाते हैं। ये तीनों चीजें लिमिटेशन है। कौन सी लिमिटेशन नहीं है, वो ये है कि इट इज चीपर, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। Dash refers to the process. Dash refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के लास्ट में बेटा क्या होता है, प्लेसमेंट। जब तुम्हारी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद जब तुम जाके उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हो, तो वहां पे तुम्हारी क्या होती है, प्लेसमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हो, हम ये देखते हैं कि तुम्हारी क्या कैपेसिटी है डेवलप होने की, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है लर्निंग न्यू स्किल्स की, क्या तुम नए स्किल्स को लर्न करते हो, क्या तुम डेवलप होते हो कि नहीं, और तुम फ्यूचर में कितना तुम्हारा सक्सेस स्कोर रहने वाला है। ये तीनों ही चीजें एप्टीट्यूड टेस्ट में देखी जाती हैं, ठीक है। तो अगेन तुम्हें एप्टीट्यूड टेस्ट से याद करना पड़ेगा, फ्यूचर का सक्सेस स्कोर, नए स्किल्स, नया डेवलपमेंट तुम कितना कर पाते हो, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होने वाला है। आरपी इन्फोटेक डिसाइड्स टू अप्रोच दिस कॉलेज। जब भी कॉलेज में जाती है कोई कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो मेरी क्या होती है, कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। जब भी किसी कॉलेज का नाम आ जाएगा तो वहां पे मेरा कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट होने वाला है।
डैश वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ एचआर अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग मेरी कंपनी में है, क्या टाइप ऑफ लोग मेरी कंपनी में, जिससे मैं ये पता कर पाऊंगी कि कितनी वैकेंसीज हैं और कितने और लोग मुझे अपनी कंपनी में चाहिए। डैश द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजुअली फॉर। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो तुम्हारी कंपनी है, तो अपनी कंपनी के बाहर तुम्हारे नोटिस बोर्ड पे तुम एक छोटा सा नोटिस लगा दोगे और उसमें लिख दोगे जो भी तुम्हारे पास वैकेंसी है, ठीक है। और जो भी कोई आता चलता फिरता कोई आएगा, तुम्हारी कंपनी का नोटिस बोर्ड देखेगा, वैकेंसी पड़ेगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो कंपनी के अंदर आएगा, इंटरव्यू देगा, और अगर तुमने सिलेक्ट कर लिया तो तुम उसको रख लोगे। तो टेक्निकली यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि स्किल्ड लोग या बहुत पढ़े लिखे लोग या बहुत हाई पोजीशन के लोग चलते फिरते नहीं आएंगे कि चलते फिरते आए, नोटिस बोर्ड पड़ा और ठीक है नौकरी मिल गई। नहीं, ये यूजुअली उन लोगों के लिए होता है जो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो उन चीजों के लिए हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज करते हैं, जिसमें कंपनी अपने नोटिस बोर्ड पे बाहर नोटिस लगा देती है, चलते फिरते लोग नोटिस देखते हैं, आके इंटरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कैजुअल वैकेंसीज अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। सीनियर पोजीशन के लिए नहीं होता है, हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं होता है, और बहुत ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजिकल्स के लिए नहीं होता है। तुम यहाँ पे फिर से एक बार देख सकते हो, अगर तुम्हें नहीं भी पता डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, उसका क्या आंसर होना चाहिए, तो भी तुम एक चीज देखो, तुम्हें इन तीनों में सिमिलर दिखेगा। जो बहुत हाईली एजुकेटेड है वही सीनियर पोजीशन पे जाएगा, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली प्रोफेशनल है, मैनेजरियल पर्सोनल है, वो भी वही हाई पोजीशन पे, सीनियर पोजीशन पे जाएगा। अगर तुम इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के देखोगे तो तुम्हें ऑड वन आउट लगेगा, ठीक है। अनस्किल्ड इज ऑपोजिट ऑफ हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनल एंड सीनियर पोजीशन। तो ये तुम्हें ऑड वन आउट के बेसिस पे भी तुम जो है ये आंसर निकाल सकते हो, इवन इफ तुम्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं पता कि क्या होती है, ठीक है। डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज सुटेबल व्हेन एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। जब सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को जो है हैंडल करना होता है तो आंसर क्या होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तुम्हें दी जाती है, जो कि क्या है, ऑफ द जॉब, जो कि ऑफ द जॉब वाली तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है जब बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी तुम्हें हैंडल करनी होती है। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन करना, इंट्रोड्यूस करना तुम्हें कंपनी के साथ। इंटर्नशिप पढ़ने लिखने वाले बच्चे करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ। अप्रेंटिसशिप जो है वो भी एक ऑन द जॉब प्रोग्राम होता है, जिसमें तुम जॉब के ऊपर ही काम सीखते हो, अपने सीनियर को देखते हो, सीनियर को साथ में असिस्ट करते हो और उससे काम सीख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इन तीनों में ही कोई सोफिस्टिकेटेड काम नहीं होता। जब तुम्हें बहुत मुश्किल काम करना होता है तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तुम्हें दी जाती है, जो कि ऑफ द जॉब होती है। जॉब से कहीं दूर तुम्हारे लिए जॉब के जैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, सेम मशीनरी, सेम टूल्स तुम्हें दिए जाते हैं, और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में तुम्हें काम सिखाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। डैश इज अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग कैजुअल और बदली वर्कर्स टू हुम कॉम्पनसेशन इज प्रोवाइडेड ऑन अ डेली वेज बेसिस। कहते हैं कि जो हमारी लेबर होती है डेली वेजेस वाली, हायरिंग कैजुअल और बदली वर्कर्स, यानी कि जो डेली वेज लेबर होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तुम्हें ये पढ़ के समझ आ गया होगा कि लेबर को हायर करने की बात हो रही है, और लेबर को हायर करने के लिए कौन होगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू तुम लेबर को हायर कर पाते हो, ठीक है। Which of the following is associated with पर्सोनल मैनेजर, पर्सोनल मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज है, टारगेट ऑफ सेल्स पर्सन, फ्लो ऑफ कैपिटल, एब्सेंटिज्म रेट, इंडिविजुअल प्रोडक्शन। तो टारगेट ऑफ सेल्स पर्सन सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, फ्लो ऑफ कैपिटल तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्शन तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी, एब्सेंटिज्म रेट होगा वो तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर से, एचआर के डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये जो है तुम्हारे एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी। स्टाफिंग फंक्शन इज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस दीज डेज बिकॉज स्टाफिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर हो गया ह्यूमन बींग्स का, और साइज भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े होते जा रहे हैं। इन सभी रीजंस की वजह से आजकल जो है स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे किस तरीके की पोजीशंस यूजुअली फिल करी जाती हैं? सीनियर पोजीशंस जो है यूजुअली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू नहीं करी जाती है। सीनियर पोजीशंस के लिए यूजुअली बहुत कोई अच्छा सोर्स जो है, ठीक है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सोर्सेज कुछ होते हैं, वहां से सीनियर पोजीशंस को रखा जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से नहीं रखा जाता। कैजुअल वैकेंसीज के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा सोर्स रहता है। टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजरियल जॉब्स, देखो ये दोनों तो काफी फिर से तुम्हें लग रहा है कि सिमिलर हो गए, ये दोनों तो फिर से सिमिलर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों नहीं आंसर होने चाहिए क्योंकि फिर से सिमिलर है। अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स जो है ये मेरा आंसर बनेगा। इनके लिए जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, जो गवर्नमेंट रन करती है, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जो लेबर है
अनस्किल्ड और स्किल्ड, वो जाके खुद को रजिस्टर करवा देती है, कंपनी भी खुद को रजिस्टर करवा देती है, और ये जो एक्सचेंजेस हैं ये कंपनी का डेटा लेबर का डेटा कंपनी को दे देती है, उनको मिलने में मदद करवाती है ताकि एम्प्लॉयज को नौकरी मिल सके और कंपनी को एम्प्लॉयज मिल सके, ठीक है। Under which training method both the technical institutes and the business organizations jointly impart training to their members। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दोनों साथ में मिलकर जो है ट्रेनिंग देते हैं अपने मेंबर्स को। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे उनका क्या मतलब है कि जो हमारे टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके जो भी कॉमर्स के बड़े कॉलेजेस होते हैं नॉर्थ कैंपस के, उन सब में जो है इंटर्नशिप करवाई जाती है बच्चों को। जितने भी इंजीनियरिंग के, डॉक्टरी के कॉलेजेस होते हैं वहां पे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी कॉलेजेस हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो कौन सी होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जहां पे बच्चे कॉलेज में जो है स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, और प्रैक्टिकल स्टडी वो कहाँ पे जाके करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जाके करते हैं। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हमारी क्या होती है, इंटरव्यू होती है, जहां पे तुम फेस टू फेस बैठ के बात करते हो। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंसर्न्ड विद, परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे रिलेटेड होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे रिलेटेड होती है, इवैल्यूएशन ऑफ करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल आई थिंक तुम्हें समझ भी आ रहा होगा कि इससे रिलेटेड होगी। रिक्रूटमेंट में तो बस तुम्हें सर्च किया जाता है कि कौन अच्छे एम्प्लॉइज हैं, सिलेक्शन में तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है, तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, फिर तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में तुम्हें जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है कंपनी के साथ, और तुम्हें तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब की जो है पोजीशन वो दिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे से किसी भी चीज में तुम्हारा अप्रेजल नहीं किया जाता। अप्रेजल किसके बेसिस पे किया जाता है, तुम्हारी करंट परफॉर्मेंस और तुम्हारी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, कंपेयर किया जाता है कि तुम्हें कितनी इंप्रूवमेंट है, तुम्हारी क्या हमें पैसे बढ़ाने चाहिए कि नहीं, प्रमोशन करनी चाहिए कि नहीं, और फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस, ठीक है। इसी के साथ हमारे चारों चैप्टर्स के, ठीक है, दैट इज 3, 4, 5 एंड 6 चारों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं खत्म। एंड इसके साथ हम पहले 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं। सारी वीडियोस तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, सीयूईटी की प्लेलिस्ट में से तो भी तुम जाके देख सकते हो। सारे चैप्टर्स के तुम्हें एटलीस्ट 15 to 20 एमसीक्यूज पर चैप्टर मैंने करवाए हैं, वो तुम्हें मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।